इस वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं विलेयता के बारे में जानकारी देंगे। विलेयता सॉल्युबिलिटी। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम विलेयता के बारे में जानकारी लेते हैं कि विलेयता क्या होती है। विलेयता, इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्युबिलिटी। विलेयता को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सॉल्युबिलिटी। इसको कैसे परिभाषित करेंगे? निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक ले लेंगे। निश्चित ताप पर क्या ले लेंगे? 100 ग्राम द्रव विलायक, जैसे जल ले लिया, और उस जल में हम इतनी मात्रा में विलेय ठोस घोलें कि वह विलेय ठोस अधिकतम मात्रा में घुल जाए और संतृप्त विलयन बन जाए। क्या बन जाए? संतृप्त विलयन बन जाए। अधिकतम मात्रा में वह विलेय ठोस घुल जाए और संतृप्त विलयन बन जाए, तो वो उस द्रव विलायक की क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विलेयता। एक बार फिर समझें, विलेयता सॉल्युबिलिटी क्या होती है? निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में घुली हुई विलेय ठोस की अधिकतम मात्रा जिससे संतृप्त विलयन बन जाए, वह उस द्रव विलायक की विलेयता कहलाएगी। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, आप भी लिख सकते हैं। निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक, 100 ग्राम द्रव विलायक में घुली हुई विलेय ठोस की ग्रामों में अधिकतम मात्रा जिससे संतृप्त विलयन बन जाए। क्या बन जाए? संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन, कौन सा विलयन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन का मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। उसे उस द्रव विलायक की विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। ठीक है, इसे S से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? S से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक ग्राम मोल प्रति लीटर अथवा ग्राम प्रति लीटर होता है। बिल्कुल सांद्रता की तरह ही इसका मात्रक होता है। तो ये जो विलेयता के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये या तो किसी ठोस की जल विलायक में ले सकते हैं, या द्रव की जल विलायक में ले सकते हैं, गैस की जल विलायक में ले सकते हैं। ज़्यादातर से हम इस विलयन चैप्टर में द्रव विलयन के लिए ही अध्ययन करेंगे। तो द्रव विलयन बनाएंगे तो ठोस को हम द्रव में घोल करके बना सकते हैं, द्रव को द्रव में घोलकर बना सकते हैं, गैस को द्रव में घोलकर बना सकते हैं। तो हम जो विलेयता का अध्ययन कर रहे हैं, ये विलेयता 3 प्रकार की होगी। ठोसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता, और द्रव की द्रव में विलेयता। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आपको मैंने बताया कि 100 ग्राम द्रव विलायक भर लिया, जैसे जल भर लिया, और उसमें विलेय ठोस जो बाहर से घुला जा रहा है, इतनी अधिकतम मात्रा में वो घुल जाए कि वो विलयन कैसा हो जाए? संतृप्त विलयन हो जाए। संतृप्त विलयन का मतलब ये है कि उस विलयन में फिर और अधिक मात्रा विलेय की नहीं घोली जा सकती। दैट सॉल्यूशन in which no more amount of solute dissolve at definite temperature which is known as saturated solution। मतलब संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है उसमें और अधिक मात्रा में विलेय घोला नहीं जा सकता निश्चित ताप पर।
तो वो संतृप्त विलयन बन जाए, उस दौरान तक जो घुली हुई विलेय ठोस की अधिकतम मात्रा होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? विलेयता। वास्तव में ये सांद्रता है, विलेयता क्या है? ये भी एक सांद्रता है। जितनी ज्यादा मात्रा में विलेय ठोस घुला होगा उसकी सांद्रता और विलेयता उतनी ही अधिक होगी। अब हम बात करते हैं कि विलेयता कितने प्रकार की होती है, क्योंकि द्रव विलयन बनाना है तो ठोसों की द्रव्य विलेयता पढ़ सकते हैं, द्रव की द्रव्य विलेयता पढ़ सकते हैं, गैस की द्रव्य विलेयता पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद इसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। विलेयता का प्रकार 3 प्रकार का होता है, तो हेडिंग डालेंगे विलेयता के प्रकार। विलेयता के प्रकार टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी, टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी, टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी। विलेयता के प्रकार, विलेयता के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है ठोसों की द्रव्य विलेयता, ठोसों की द्रव्य विलेयता, ठोसों की द्रव्य विलेयता। और दूसरा कौन सा है? गैसों की द्रव्य विलेयता। और तीसरा है द्रव की द्रव्य विलेयता। ये 3 प्रकार की होती हैं, ठोसों की द्रव्य विलेयता, दूसरा गैसों की द्रव्य विलेयता और तीसरा द्रव की द्रव्य विलेयता। जो द्रव विलयन लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा उसी के लिए विलेयता का अध्ययन इस चैप्टर में किया जाएगा। बाकी जो गैसियस सॉल्यूशन, गैसीय विलयन, ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन है उसके लिए विलेयता का अध्ययन नहीं करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो ठोसों की द्रव्य विलेयता को हम डिटेल पढ़ते हैं, इसकी परिभाषा देखेंगे तो उसी तरह से परिभाषा हो जाएगी जो मैंने ऊपर बताई। किसी विलेय ठोस पदार्थ, निश्चित ताप पर किसी विलेय ठोस पदार्थ की 100 ग्राम द्रव विलायक में, निश्चित ताप पर किसी विलेय ठोस पदार्थ की 100 ग्राम द्रव विलायक में घुली हुई अधिकतम मात्रा जिससे संतृप्त विलयन बन जाए वह ठोसों की द्रव्य विलेयता कहलाएगी। बिल्कुल उसी तरह से परिभाषा होगी, ओके। तो अब हम इसको डिटेल पढ़ते हैं कि इसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक यानी ठोसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठोसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, इनका अध्ययन करते हैं हम। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ते हैं? ठोसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। इस टॉपिक को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बोर्ड में खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग द solubility of solute in liquid solvent, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द solubility of solid solute in liquid solvent, द्रव विलायक में विलेय ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसका पहला कारक है विलेय ठोस तथा द्रव विलायक की प्रकृति, विलेय ठोस तथा द्रव विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ solid and liquid solvent। विलेय ठोस तथा द्रव विलायक की प्रकृति किस प्रकार प्रभावित करेगी? जैसे हमने कोई द्रव विलायक ले लिया, जल विलायक, ठीक है, और उसमें विलेय ठोस हम घोल रहे हैं, जैसे शक्कर घोल दिया। एक साधारण सा उदाहरण लेके चलते हैं कि शक्कर को जल में घोलते हैं तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। और ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता बढ़ती है।
अब यहाँ हम ये देखेंगे कि विलेय ठोस तथा द्रव विलायक की प्रकृति, मतलब दोनों की प्रकृति कैसी कैसी होनी चाहिए। प्रकृति ध्रुवीय होगी या फिर अध्रुवीय होगी। अगर दोनों की प्रकृति ध्रुवीय होगी, क्या होगी? ध्रुवीय। अगर विलेय ठोस तथा द्रव विलायक की प्रकृति क्या होगी? ध्रुवीय, तो घुल जाएंगे। क्या होगी? और घुल जाएंगे, और घुल जाएंगे तो क्या होगी? विलेयता अधिक होगी। क्या होगी? विलेयता अधिक। कहने का मतलब है कि विलेय ठोस कैसा होना चाहिए? ध्रुवीय। ध्रुवीय में क्या आ जाएंगे? आयनिक ठोस आ जाएंगे। क्या आएंगे? आयनिक ठोस। क्या आ जाएंगे? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस कौन कौन से हैं? जैसे NaCl है, KCl है, AgNO3 है। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। पोटेशियम आयोडाइड, ये सब के सब आयनिक ठोस हैं। इनको हम ध्रुवीय जल विलायक में घोलेंगे। किसमें? ध्रुवीय जल विलायक में। ध्रुवीय जल विलायक में इनको घोलेंगे। तो ध्रुवीय जल विलायक में ऐसे आयनिक ठोसों को घोलेंगे तो वो अच्छी तरह से घुल जाएंगे। इसका मुख्य कारण क्या है कि दोनों की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय होती है। तो ध्रुवीय में अच्छी तरह से घुल जाएगा। उसका मुख्य कारण क्या है कि आयनिक ठोसों में जो आयन होती हैं, धनायन और ऋणायन, क्या होती हैं? धनायन और ऋणायन। जब ये जल ध्रुवीय विलायक के संपर्क में आएंगे तो जल में क्या है? आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश दोनों होते हैं। और आयनिक ठोस में आयन होते हैं। और जल ध्रुवीय विलायक वो द्विध्रुव की तरह कार्य करते हैं। जल ध्रुवीय विलायक किसकी तरह कार्य करता है? द्विध्रुव की तरह कार्य करता है। तो जल में जो एक भाग धनावेश का होगा वो उस आयनिक ठोस के ऋणावेश को अपनी ओर खींच ले जाएगा। ऐसे ही जल में जो दूसरा ऋणावेशित भाग OH- होगा वो आयनिक ठोस के धनावेश यानी धनायन को अपनी ओर आकर्षित कर ले जाएगा। इस तरह से ये दोनों अच्छी तरह से घुल जाएंगे, यानी जल उस आयनिक ठोस को अच्छी तरह से घुल लेगा। तो आयनिक ठोस जल ध्रुवीय विलायक में अधिक विलेय क्यों होते हैं? आयन द्विध्रुव अंतःक्रिया के कारण। किसके कारण? आयन द्विध्रुव अंतःक्रिया, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयनिक ठोस जल ध्रुवीय विलायक में अधिक विलेय क्यों होते हैं? उसका मुख्य कारण है आयन द्विध्रुव अंतःक्रिया। आयन द्विध्रुव अंतःक्रिया। आयन द्विध्रुव अंतःक्रिया, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन के कारण ज्यादा घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ध्रुवीय विलेय ठोस अर्थात आयनिक ठोस ध्रुवीय जल विलायक में अधिक घुलनशील होंगे। इसी प्रकार अध्रुवीय विलेय ठोस, अध्रुवीय विलेय ठोस, अध्रुवीय विलेय ठोस जैसे देख लें आयोडीन, सल्फर। ठीक है, ये किसमें ज्यादा घुलेंगे? अध्रुवीय द्रव विलायक में अधिक घुलनशील होंगे। अध्रुवीय द्रव विलायक, अध्रुवीय द्रव विलायकों के उदाहरण क्या हैं? अध्रुवीय द्रव विलायक जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड, ये अध्रुवीय द्रव विलायक हैं, याद कर लो। कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड CS2 में ज्यादा विलेय होंगे, यानी घुलेंगे, विलेयता अधिक होगी। ठीक है, और इनकी क्या है? अध्रुवीय विलेय ठोस की अध्रुवीय द्रव विलायक में विलेयता अधिक होगी। ओके, तो पहला जो फैक्टर में आपको समझ में आ गया होगा, विलेय ठोस तथा द्रव विलायक की प्रकृति में दोनों की प्रकृति एक जैसी होनी चाहिए। ध्रुवीय विलेय ठोस ध्रुवीय द्रव विलायक में घुलेगा और अध्रुवीय विलेय ठोस अध्रुवीय द्रव विलायक में घुलेगा। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि समान समान को घोलता है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, यानी समान पदार्थ को क्या है, घोलता है। ठीक है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, समान समान को घोलता है। ओके, अध्रुवीय विलय ठोस होगा तो अध्रुवीय द्रव्य लायक। अध्रुवीय विलय ठोस याद कर लो कौन कौन से, आयोडीन, सल्फर, ये अध्रुवीय द्रव्य लायक। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड में ज्यादा घुलेंगे, दोनों की प्रकृति एक जैसी होनी चाहिए। तो पहला फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इजी फैक्टर है। सेकंड फैक्टर है तापमान, सेकंड फैक्टर है तापमान। तापमान टेम्परेचर बहुत ही इफेक्टिव करता है ठोसों की द्रव्य विलेयता को। तापमान टेम्परेचर, अगर हम किसी विलेय ठोस को द्रव्य विलायक में घोल दें, ठीक है, तो विलयन बनेगा, और विलयन बनेगा तो उस दौरान अगर उसकी एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 से अधिक होगा। ध्यान रखें, अगर किसी विलेय ठोस पदार्थ को द्रव्य विलायक में घोलने पर जो विलयन बनेगा उसकी एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 से अधिक होगा। क्या होगा, 0 से अधिक होगा। तो वह कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। कौन सी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान रखना, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 से अधिक है। ठीक है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी, जबकि आपने रिएक्शन में देखा होगा कि ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया के अंत में माइनस का चिन्ह होता है। क्या होता है, माइनस का चिन्ह होता है। लेकिन अलग से लिखेंगे तो डेल्टा एच का मान 0 से अधिक, अर्थात ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, अभिक्रिया के अंत में ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए माइनस का चिन्ह लिखा होता है ऊष्मा के लिए, लेकिन अलग से लिखते हैं तो डेल्टा एच का मान पॉजिटिव में लिखा जाता है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए हमेशा ताप बढ़ाएंगे तब विलेयता बढ़ेगी। कौन से नियम के अनुसार, ला सातेलिए के नियमानुसार। एक नियम है ला सातेलिए के नियमानुसार। ला सातेलिए का नियम क्या कहता है कि अगर किसी विलेय ठोस को द्रव्य विलायक में घोलते हैं तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। ऐसे ही नॉर्मल एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जैसे शक्कर को आपने जल में घोला तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, तो हलवाई क्या करता है, उसको ज्यादा घोलने के लिए मतलब टेम्परेचर देता है। क्या देता है, नीचे से हीट करता है तो वो ज्यादा घुल जाती है। ठीक है, तो वहां ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होंगी तो हमें विलेयता बढ़ाने के लिए तापमान बढ़ाना पड़ेगा। ओके, इसी प्रकार मार्केट से लाई गई जो कलई होती है यानी चूना होता है, उसको आप पानी में डिजोल्व करें तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो विलेयता घट जाएगी। तो वहां क्या करना पड़ेगा, ताप कम करना पड़ेगा, यानी बर्फ उसमें या ठंडा पानी मिलाना पड़ेगा, तब उसकी विलेयता बढ़ेगी। तो याद रखें, ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए विलेयता कब बढ़ेगी, ताप बढ़ाने पर, ला सातेलिए के नियमानुसार। ठीक है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए विलेयता कब बढ़ेगी, ताप घटाने पर। ठीक है, तो ये बोर्ड में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ठोसों की द्रव्य विलेयता को तापमान किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व करा देता हूं। ठोसों की द्रव्य विलेयता को तापमान किस प्रकार प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। ठोसों की द्रव्य विलेयता को ताप कैसे प्रभावित करता है, ताप कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, ये 1 नंबर का प्रश्न आया है। तो यहाँ बिल्कुल सरल तरीके से लिखना है कि किसी ठोस को
द्रव में घुलने पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है तो ला सातेलिए के नियमानुसार ताप बढ़ाकर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ताप बढ़ाकर विलेयता सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, ऑन इंक्रीज टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू ली चार्टेलियर प्रिंसिपल। ठीक है, किसी ठोस को द्रव में घोलने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है एंडोथर्मिक। ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंग टू ली चार्टेलियर प्रिंसिपल ला सातेली के नियमानुसार क्या करना पड़ेगा, तापमान बढ़ाना पड़ेगा, तब उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे नमक NaCl, ठीक है, शक्कर है, ठीक है, AgNO3 है, KNO3, पोटेशियम आयोडाइड, ये सारे के सारे जो ठोस पदार्थ हैं, और अमोनियम क्लोराइड, इनको अगर हम द्रव विलायक में, जल विलायक में घोलेंगे तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, तो इनकी आपको विलेयता बढ़ाने के लिए तापमान बढ़ाना होगा। इसी प्रकार ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, किसी ठोस को द्रव में घोलने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? यदि ठोस को द्रव में घोलने पर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, तो ला सातेलिए के नियमानुसार ताप कम करके विलेयता बढ़ानी होगी। ओके, ऐसे कौन कौन से ठोस हैं, जैसे NaOH है, ठीक है, कास्टिक सोडा, इसको आप जल में घुलाएंगे तो उसमें क्षेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो मार्केट से लाया गया है, चूना कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम कहते हैं, यानी बिना बुझा हुआ चूना, CaO। ठीक है, लिथियम सल्फेट, Li2SO4, कैल्शियम एसीटेट, CH3COO का होल ट्वाइस Ca, इत्यादि जो विलेय ठोस हैं, इनको आप जल विलायक में घोलेंगे तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। ध्यान रखना, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी तो आपको तापमान बढ़ाना नहीं है, तापमान कम करना होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें पहले से ही तापमान उत्पन्न हो रहा है, तो आप उस तापमान को कम करोगे तब विलेयता बढ़ेगी। तो इसका ये मैंने आपको जीता जागता उदाहरण बताया था कि मार्केट से जो चूना लाएंगे उसको आपको ठंडे पानी में घोलना है, तब ज़्यादा घुलेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन जो मैंने बताया बोर्ड में आया हुआ है, और इसको अच्छी तरह से याद कर लें। तो तापमान किस प्रकार प्रभावित करता है, एक मैं आपको बताता हूँ। कुछ लवण ऐसे होते हैं जिनकी विलेयता एक निश्चित ताप पर क्या होती है, निश्चित ताप तक बढ़ती है, उसके बाद फिर उसका बढ़ना कम हो जाता है। तो वो है ग्लूवर लवण। कौन सा है? ग्लूवर लवण, ग्लूवर्स सॉल्ट, जिसकी विलेयता 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ती है, फिर उसके बाद बढ़ना कम हो जाता है, यानी उसके बाद घटती है। तो इसका जो सूत्र है वो क्या है, Na2SO4.5H2O, Na2SO4.10H2O। ठीक है, Na2SO4.10H2O, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका फॉर्मूला है ग्लूवर लवण का। इसकी विलेयता 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ती है, उसके बाद घट जाती है। उसका मुख्य कारण क्या है, इसमें जो क्रिस्टलीय जल है, वो क्रिस्टलीय जल बाहर निकल जाता है। क्रिस्टलीय जल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ तक आपको ये वीडियो
अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना।